गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए देखते हैं 14 अक्टूबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस वीडियो में 21 डेज़ का चैलेंज जो हम डेली फॉलो करते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, इसमें ये 5 टास्क फॉलो करना है और ख़ुद को ईमानदारी से नंबर देना है। टोटल देखिए क्या लिखा है, 5 नंबर। आपको कमेंट करके बताना है कि आज आपको कितना नंबर मिला है। यदि आपको 1 नंबर मिल रहा है तो भी आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि इसको फॉलो करने में सोचिए सिर्फ और सिर्फ 1% ही सफल होते हैं और 99% क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। तो हमें उस 1% में आना है जो इसको फॉलो करते हैं। आपको फॉलो करना है मिनिमम 21 डेज़ तक। अगर आप ये चीज़ फॉलो करोगे तो ये आपका हैबिट बन जाएगा, जो कि आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका कोई रूटीन ही नहीं होता है। तो हमें एक रूटीन में आना है, डेली इसको फॉलो करना है मिनिमम 21 डेज़ तक। उसके बाद ये आपका हैबिट बन जाएगा। ओके, तो फॉलो करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। इससे रिलेटेड कोई भी आपको समस्या आएगा तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको रिप्लाई देंगे और आपका बिल्कुल मदद करेंगे। ओके, तो अब आगे देखते हैं इस वीडियो में एक कोटेशन जो कि हम हर वीडियो में देखते हैं। ये जो कोटेशन होता है ये हमें एक अच्छा इंसान बनने में मदद करता है। तो आज का कोटेशन क्या है, ये है, अगर आप ज़िंदगी की दौड़ में धीरे चलते हुए भी कभी रुके नहीं तो यकीन मानिए आप सबसे तेज़ हैं। यहाँ पे दोस्तों आप इससे एक चीज़ समझ सकते हैं कि आपको अपनी लाइफ में हमेशा चलते रहना है, रुकना कभी नहीं है। आप बचपन में एक स्टोरी सुने होंगे खरगोश का और कछुआ का। तो जो कछुआ होता है वो धीरे धीरे ही चलता है, बट वो रेगुलर चलता है तो वो जीत जाता है। तो वही यहाँ पे बात हो रही है। ये अप्लाई होता है हम हर स्टूडेंट पे। क्यों? क्योंकि देखिए, हम जब तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो पूरे फुल्ली जोश में खूब पढ़ाई करते हैं, खूब मन से लगे रहते हैं, बट धीरे धीरे हमारी एनर्जी डाउन होती चली जाती है। तो हमें क्या करना है कि अपना एनर्जी हमेशा मेंटेन रखना है। हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना एक दिन में, खूब ज़्यादा, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ना है, बिल्कुल कंटिन्यू। बीच में कोई भी हमें रुकावट नहीं डालना है। बात अलग है कि अगर आपका तबीयत ख़राब हो गया, आपके घर पे कोई बहुत इमरजेंसी पड़ गई तो वो चीज़ समझ में आता है, बट उसके अलावा आपको डेली पढ़ना है, डेली रेगुलर। ओके, तो ध्यान रखना है, आपको ब्रेक लेकर नहीं पढ़ना है कि एक दिन पढ़े 15 घंटे 16 घंटे, दूसरे दिन 2 घंटे भी नहीं पढ़े। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप डेली 6 घंटे ही पढ़ रहे हो, बट डेली पढ़ रहे हो, तो फिर आप बिलीव मी आप बहुत बच्चों से आगे चल रहे हो। लेकिन डेली पढ़ना ये 6 घंटे। ओके, तो ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रश्न क्या है, 5वें चंद्र मिशन जिसका नाम है लुपेक्स का निर्माण भारत किस देश के सहयोग से करेगा। तो बताना है कि ये जो 5वां चंद्र मिशन है लुपेक्स, इसका निर्माण भारत किस देश के साथ कर रहा है। तो सामने आपके ऑप्शन दोस्तों, कौन सा सही है, ये डी जापान। जापान के साथ भारत मिलकर बना रहा है लुपेक्स। दोस्तों ये है 5वें नंबर का चंद्र मिशन। तो लुपेक्स के बारे में भी जान लेते हैं कि ये कैसे बनेगा, क्या इसका काम है। ओके, तो ये जो लुपेक्स है ये बन रहा है भारत के इसरो और जापान के जाक्सा के द्वारा। जैसे अपने वहाँ इसरो है वैसे ही जापान में क्या है, जाक्सा है। ये दोनों मिलकर बना रहे हैं लुपेक्स। तो ये जो लुपेक्स मिशन है इसमें जो लैंडर होगा वो बना रहा है इसरो, और जो इसमें रोवर होगा वो बना रहा है जाक्सा। तो रोवर और प्लस इसका रॉकेट, ये दोनों बना रहा है जाक्सा। ये जाएगा कहाँ पे, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे जाएगा। और दोस्तों ये 100 दिनों के लिए जा रहा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि दक्षिणी ध्रुव पे जाने वाला ये सबसे ज़्यादा दिनों वाला क्या है, ये लुपेक्स सेटेलाइट है। ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि सोचिए 100 दिन के लिए जा रहा है, और अभी जो हमारा गया था चंद्रयान 3 वो 20 दिनों के लिए ही था। तो कितना चेंज है दोनों में, आप अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं। तो इसको बना रहा है अपना प्यारा भारत इसरो, और दूसरा जापान का जाक्सा। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, अगला है दोस्तों, देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ बनेगा। सोचिए, ये देश का पहला है हिंदी भाषा संग्रहालय, तो इसलिए हमारे एग्जाम के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो कहाँ पे बनेगा ये बनेगा दोस्तों काशी में। कहाँ पे बनेगा, काशी में बनेगा देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय। दोस्तों ये जो हिंदी भाषा है इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो ये हुई है संस्कृत से। किससे हुई है, संस्कृत से इसकी उत्पत्ति हुई है। ये संस्कृत की क्या है, ये अपभ्रंश है। क्या है, अपभ्रंश है हिंदी। ओके, और अब यहाँ पे हिंदी की बात हो रही है तो हमारे एग्ज़ाम के लिए हिंदी से
2-3 प्रश्न बनने वाले हैं। कैसे बनेगा? सबसे पहले प्रश्न बनेगा कि जो हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य उसका प्रथम जो ग्रंथ है वो कौन सा है? हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ तो वो है पृथ्वीराज रासो। क्या है? पृथ्वीराज रासो है हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ। और इसके लेखक कौन है ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो वो हैं चंद बरदाई जी। कौन है? चंद बरदाई जी इसके क्या हैं? लेखक हैं पृथ्वीराज रासो का, जो कि हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ है। ओके। और अब यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि जो हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य के जनक कौन है? तो वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं हिंदी साहित्य के जनक। ओके। और अब आपको पॉलिटी में हिंदी से प्रश्न आ सकता है। कैसे आएगा? वो आएगा ऐसे कि हमारे संविधान में कौन सा आर्टिकल है जो हिंदी की बात करता है? ओके। तो वो कौन सा आर्टिकल है? वो है दोस्तों आर्टिकल नंबर 343। इसमें क्या कहा गया है हिंदी के बारे में? इसमें कहा गया है कि जो हिंदी होगी वो हमारी क्या होगी? राजभाषा होगी। तो ये आर्टिकल हमें ध्यान रखना है 343, इसी में वर्णन है हिंदी भाषा का। ओके। तो यहाँ पे बात हो रहा है हिंदी भाषा का पहला संग्रहालय तो कहाँ पे ये बनेगा? काशी में बनेगा। ओके। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? चर्चा में रहा तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बताना है कि ये कहाँ पे स्थित है, क्योंकि ये भी चर्चा में चल रहा है। तो ऐसे जो भी नेशनल पार्क होते हैं अगर चर्चा में है तो वो हमारे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कहाँ पे है ये है दोस्तों महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और अभी चर्चा में क्यों है ये तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व? तो ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पहली बार क्या हो रहा है? रोपवे सफारी की शुरुआत। यहाँ पे क्या हो रहा है? पहली बार रोपवे सफारी की शुरुआत हो रहा है तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में, जो कि कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। तो ये भी चर्चा में बना हुआ है। दोस्तों ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा और सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है। क्या नाम है इसका? तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व। इसमें दोस्तों ये जो तड़ोबा है और ये अंधारी है इसका भी मतलब है। क्या मतलब है? ये जो तड़ोबा है ये जो वहाँ की जनजातियाँ हैं उनके देवता का नाम है। क्या? तड़ोबा जनजातियों के देवता का नाम है। और ये जो अंधारी है ये वहाँ पे अंधारी एक नदी है, उसकी वजह से इसका नाम रखा गया है अंधारी टाइगर रिजर्व। तो मिला करके क्या बना है? तड़ोबा अंधारी रिजर्व। ये कहाँ पे है? ये है दोस्तों महाराष्ट्र में। ओके। चर्चा में क्यों है? क्योंकि पहली बार यहाँ पे रोपवे सफारी शुरू हो रही है। दोस्तों हमने यहाँ पे देखा महाराष्ट्र के तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व को। तो इसी के साथ हम देख लेते हैं कि महाराष्ट्र में और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। तो दोस्तों एक तो हो गया तड़ोबा अंधारी, और इसके अलावा यहाँ पे एक है चंदोली टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? चंदोली। उसके बाद है गूगामल। क्या नाम है? गूगामल मतलब नेशनल पार्क। उसके बाद है नवेगांव। क्या नाम है? नवेगांव नेशनल पार्क। उसके बाद एक है पेंच टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पे है? ये सब कहाँ पे है? महाराष्ट्र में ही है। और उसके बाद है संजय गांधी नेशनल पार्क। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 नेशनल पार्क कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में है। तो ये अगर एग्ज़ाम में आए तो आपको अच्छे से टैकल करना है। ओके। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का कहाँ पे आयोजित हुआ है ये आपको बताना है। तो सामने आपके ऑप्शन दोस्तों, कहाँ पे हुआ है ये? नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली में हुआ है ये भारत का डिजिटल कृषि सम्मेलन। इसका आयोजन दोस्तों किसके द्वारा किया गया है? तो ICFA। इसका फुल फॉर्म क्या है? I मतलब इंडियन, C मतलब चैम्बर ऑफ, F मतलब फूड, A मतलब एग्रीकल्चर, यानी कि इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। ये और प्लस IIT रोपड़ मिल करके इसका आयोजन किए हैं। कहाँ पे? नई दिल्ली में। इसका उद्देश्य क्या है कि किसानों के जो निर्णय होते हैं कि हमें कब कौन सी खेती करनी है, कब कौन सा खाद बीज डालना है, ये इनके बारे में यहाँ पे बताया गया है, किसानों को अवेयर किया गया है।
और इसी के साथ साथ ये भी यहाँ पे चर्चा हुआ है कि हमें जो ग्रामीण लोगों का आजीविका होता है वो कैसे बढ़ाना है, उसको कैसे आगे लेके जाना है, और साथ ही साथ जो नवाचार हो सकता है खेती में, नया नया जो डेवलपमेंट हो सकता है खेती में, उस पर बात हुआ है। और साथ ही साथ ऑर्गेनिक यानी कि जैविक कृषि को कैसे ऊपर बढ़ाना है, कैसे आगे लेकर के जाना है, इस पर भी चर्चा हुआ है। तो ये सब बातें कहाँ पे हुआ है? भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 में, जो कि नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। दोस्तों यहाँ पे बात हुआ है ऑर्गेनिक जैविक कृषि का। तो आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि हमारे भारत में वो कौन सा पहला राज्य है जहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू हुआ है, यानी कि जैविक कृषि। तो कहाँ पे शुरू हुआ है? सबसे पहली बार सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम में। कब हुआ था ये? 2016 में शुरू हुआ था। सबसे पहला राज्य है जो जैविक कृषि स्टार्ट किया है, सिक्किम। ओके, तो ये भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? किस देश ने किंझिल नामक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की है? कौन सा ये है? ये दोस्तों नाम इसका किंझिल। ओके, क्या है ये? हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है ये। तो बताना है कि किस देश ने बनाया है ये। तो दोस्तों सामने आपके ऑप्शन है, किसने बनाया है? रूस ने बनाया है। किसने बनाया है? रूस ने बनाया है। और अब देखते हैं इसके बारे में, किंझिल के बारे में। ये क्या है? ये दोस्तों 12,350 किलोमीटर पर आवर की गति से जा सकता है। ये इसकी स्पीड है। सोचिए, 12,335 किलोमीटर पर आवर। ओके दोस्तों, और ये तो इसका स्पीड हो गया। और ये कहाँ तक जा सकता है? तो ये जा सकता है 1500 से 2000 किलोमीटर तक। तो ध्यान रखना है, इतना ये यात्रा कर सकता है, ये इतना इसका रेंज है। ओके, और ये एक बार में 480 किलोग्राम का परमाणु हथियार ले जा सकता है। 480। तो ये किसने बनाया है? रूस ने बनाया है, जिसका नाम है किंझिल। ओके, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक क्या है? कौन से इंडेक्स की बात हो रही है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात हो रही है। तो बताना है कि 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है इसमें। तो सामने आपके ऑप्शन दोस्तों, कौन सा रैंकिंग है इस बार? बी 105। 2024 में 105 है। इससे पहले 2023 में कितना था? 111 था। और इससे भी पहले 2022 में कितना था? तो 107 था। तो सोचिए 107 से बढ़ा था। मतलब देखिए, इसमें जब बढ़ता है ना नंबर 107 से 111, तो समझिए कि वो बेकार है। और जितना ही ये जीरो की तरफ बढ़ता जाता है उतना ही सही होता है। तो 7 से 11 हो गया है, तो समझिए एक तरह से माइनस, ओके, निगेटिव हुआ था। बट 111 से 105 हुआ है, तो एक तरह से सुधार हुआ है इसमें। तो ठीक है, ये एक तरह से बहुत ही माइनर, बहुत ही मामूली सा सुधार है। हमें इसमें और भी सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये हमसे बेहतर स्थिति में है। सोचिए, तो इसलिए हमें इस पर ध्यान देना है अपने ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे। तो क्या रैंकिंग है हमारी इस बार? इस बार है 105। पिछली बार क्या थी? 111। तो इम्पोर्टेंट है ये इंडेक्स भी। आगे बढ़िए, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में कहाँ साधु बथुकम्मा उत्सव आयोजित किया गया है? क्या नाम है इस आयोजन का? साधुला बथुकम्मा उत्सव। तो बताना है कि कहाँ पे ये आयोजित किया गया है। सामने आपके ऑप्शन दोस्तों, कहाँ पे शुरू हुआ है ये? बी तेलंगाना में। कौन सा? साधुला बथुकम्मा। ये दोस्तों ये एक ऐसा त्यौहार है कि ये मुझे बहुत ही पसंद है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये एक हिंदुओं का त्यौहार है। ओके, हिंदुओं का त्यौहार है, और इसमें महिलाओं को ध्यान में रखा जाता है। कौन सी महिलाएं? जिनकी शादी हो चुकी रहती है, उनको क्या किया जाता है? शादी होकर के वो चली गई होती हैं अपने घर, तो उनको मायके बुलाया जाता है। और यहाँ पे 9 दिन तक त्यौहार मनाया जाता है। और यहाँ पे उन महिलाओं को ये फील कराया जाता है कि आप यहाँ पे आकर के ताज़ी हवा का सांस लो, और आप यहाँ पे आकर के बिल्कुल फ्री फील करो। मतलब महिलाओं का शादी के बाद जो लाइफ स्टाइल थोड़ा चेंज हो चुका रहता है, उसको वापस बुला करके 9 दिन तक ये त्यौहार मनाया जाता है, और उनको अच्छा फील कराया जाता है। तो सोचिए कितना प्यारा अच्छा त्यौहार है ये। ओके, तो अभी ये त्यौहार चर्चा में है, तो ये भी पूछ सकता है कि इसकी शुरुआत इतिहास में किसके द्वारा की गई थी। ओके, तो इसकी शुरुआत हुई थी चोल वंश के द्वारा। ओके, चोल वंश में कौन से राजा थे? तो वो थे
धर्मगंध। क्या नाम है? धर्मगंध। इनके द्वारा ये त्यौहार शुरू किया गया था महिलाओं के सम्मान में। क्यों? क्योंकि इनकी पहले कोई भी संतान नहीं हो रही थी। बहुत ही पूजा तपस्या करने के बाद एक बच्ची की प्राप्ति होती है इनको, तो उसी बच्ची के सम्मान में या फिर कह सकते हैं कि प्यार दुलार में इन्होंने इस त्यौहार को शुरू किया था। क्या नाम है इसका? साधुला बथुक्कमा। कहाँ का है ये? तेलंगाना का है। शुरू हुआ था चोल वंश में, धर्मगंध जो वहाँ के राजा थे उनके द्वारा किया गया था। ओके, तो ये 9 दिनों तक चलता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। महिलाओं के लिए स्पेशली त्यौहार है ये तेलंगाना का। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से किस देश के निहोन हिंडानक्यो संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा? शांति नोबेल पुरस्कार की बात हो रही है। ओके, तो बताना है कि ये जो संगठन है जिसका नाम है निहोन हिंडानक्यो संगठन, ये किस देश का है? तो सामने आपके ऑप्शन दोस्तों, कहाँ का है ये है दोस्तों जापान का। कहाँ का है? जापान का है। दोस्तों ये संगठन बना कब था? ये बना था 1946 में। ये क्यों बना था? क्योंकि 1945 में जापान के ऊपर बम ब्लास्ट किया गया था, परमाणु बम। किसके द्वारा? यूएसए के द्वारा। किस डेट को? देखिए 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पे, और फिर 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर पे परमाणु बम छोड़ा गया था। तो जो 6 अगस्त को छोड़ा गया था उसका नाम है लिटिल बॉय। ओके, और जो 9 अगस्त को छोड़ा गया था उस परमाणु बम का नाम था फैट बम। तो ये जो दोनों परमाणु बम छोड़ा गया था, ये इतिहास में पहली बार परमाणु बम यूज किया गया था। और इसका परिणाम ये रहा कि वहाँ पे हिरोशिमा और हिरोशिमा और नागासाकी में आज भी जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें उस परमाणु जो बम है उसका असर पाया जाता है। किसी में मतलब किसी का कोई पैर नहीं रहेगा, किसी की आंखें नहीं रहेंगी, मतलब कोई ना कोई डिफेक्ट लेकर के बच्चा पैदा होता है, उसका असर आज भी वहाँ के इन्वायरमेंट में थोड़ा बहुत पाया जाता है। तो उसके बाद से परमाणु हथियार यूज न हो उसके लिए ये संगठन बना वहाँ पे कि हमें क्या करना है, हमें पूरे विश्व को परमाणु मुक्त बनाना है। तो इसलिए इस संगठन को मिला है 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार। ओके, तो आपको ये भी डेट पता होना चाहिए कि हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 को और नागासाकी पे 9 अगस्त 1945 को। और दोस्तों ये जो बम गिराया गया था वो क्यों गिराया गया था? ये जब हमारे विश्व में चल रहा था वर्ल्ड वार 2 जो कि शुरू हुआ था 1 सितंबर 1939 को और ये समाप्त हुआ था 2 सितंबर 1945 को। इतना लंबा चला था वर्ल्ड वार 2। तो इसी के दौरान जापान पर प्रेशर डालने के लिए ये बम छोड़ा गया था यूएसए के द्वारा। ओके, ये जो वर्ल्ड वार 2 था इसमें दोस्तों संगठन बना हुआ था। कैसा कैसा? इसमें 2 गुट आपस में लड़ रहा था। एक गुट में ब्रिटेन था प्लस यूएसए था, उसके साथ आज का रूस जो उस समय था सोवियत यूनियन वो था, और साथ में फ्रांस था। ओके, और ये किसके खिलाफ थे? ये सब ये थे जर्मनी के खिलाफ प्लस इटली के खिलाफ और प्लस जापान के खिलाफ। तो इसी जापान को मतलब सीख सिखाने के लिए यूएसए के द्वारा ये परमाणु हथियार छोड़ा गया था जापान पे। ओके, तो यहाँ पे बात हो रहा है जापान का। दोस्तों जो जापान है वो 4 द्वीपों को मिला करके बना है, 4 द्वीपों को, ऐसे ही है बिल्कुल। ओके, तो इसमें जो सबसे पहला द्वीप है वो है, आपके एग्जाम में पूछता है दोस्तों, ध्यान रखना है। तो पहला जो द्वीप है वो है होक्काइडो, और जो दूसरा है वो है होन्शु। क्या है? होन्शु। उसके बाद जो तीसरा है वो है शिनकोकू, और जो चौथा द्वीप है वो है क्यून्शु। क्या है? क्यून्शु। ओके, और इसका जो होन्शु द्वीप है, होन्शु ये वाला, इसी पे इसकी राजधानी है, और ये इन सभी द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु द्वीप, जिस पे इसकी राजधानी बसी हुई है। क्या? टोक्यो। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? हाल ही में
किस देश में आयुध पूजा मनाई गई है? कौन सी पूजा? आयुध पूजा। तो बताना है। आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों। कहाँ पे शुरू हुआ है ये? तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। दोस्तों ये जो आयुध पूजा होता है, ये वहाँ के जो भी हथियार होते हैं, किसी भी वर्कर के द्वारा जो हथियार यूज किया जाता है उसकी पूजा की जाती है। यहाँ पे दोस्तों ये जो त्यौहार मनाया जाता है, ये एक तरह से विजय का त्यौहार माना जाता है। यहाँ पे दोस्तों ये जो नवरात्रि होती है उसमें ये मनाया जाता है आयुध पूजा का त्यौहार। जैसे आप उत्तर भारत में मनाते होंगे विश्वकर्मा पूजा, उस दिन जो भी लोहे का आइटम होता है उसकी हम लोग पूजा करते हैं। सेम टू सेम वैसे ही वहाँ पे लोग हथियारों का, आयुध का पूजा करते हैं। कहाँ पे? तमिलनाडु में। ओके, तो ध्यान रखना है। बात हो रहा है तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु के सीएम कौन है? तो वो हैं MK स्टालिन। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल हैं RN रवि। ओके, यहाँ के राज्यपाल हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी जानकारी बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। ओके, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और वीडियो देखने के बाद जैसा भी आपको लगा हो, अच्छा या बुरा हो, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। ओके, हम पढ़ेंगे और रिप्लाई भी देंगे आपको। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।